हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं मैं प्यारे साथियों, आज आप सभी लोगों की जो है वॉइस प्रॉपर क्लियर ना, आज आप सभी लोगों की जो है एलटी ग्रेड वालों के लिए जो क्वेश्चन सीरीज चलेगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को क्या क्या दिखाया बताया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप लोगों को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। कौन सी चीज़ें, इतिहास पूरा, मतलब सोशल साइंस आप लोगों को पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करवाया जाएगा क्वेश्चन सीरीज के तहत। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज इसमें पूरे तरीके से मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को जो है वह करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, एक मिनट रुक जाना। आज हम लोग जो है सैंधव सभ्यता मतलब सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। इसमें पहले हम जो है देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास में क्या देखेंगे हम, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं सैंधव सभ्यता से। कहाँ से, सैंधव सभ्यता से। ठीक है, चलिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा कालीन स्थल का संबंध गुजरात से है। तो हड़प्पा कालीन जो हमारे कौन कौन से थे उसमें जो है हम लोग जानेंगे, मतलब पूरा विस्तृत रूप से जो है ये थ्योरी में जानते हैं। ठीक है, थ्योरी में ना जानेंगे, पहली बात तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा है शिकारपुर, और तीसरा है कालीबंगा, और चौथा है आलमगीरपुर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पा कालीन स्थल का संबंध गुजरात से है। तो ऐसा कौन सा इसमें से हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात से संबंध रखता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। शिकारपुर जो है ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें। शिकारपुर गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा स्थल है। अन्य हड़प्पा स्थलों की वर्तमान स्थिति में बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, जो ऊपर ऑप्शन दिए थे बनावली, ये कहाँ पर है, हरियाणा के कहाँ पर है, हिसार जो है जिला जो है हरियाणा का वहां पर है। और कालीबंगा तो सबको पता है कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, आलमगीरपुर ये भी सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, शिकारपुर कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। किससे संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित है। और बनावली जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है बाबू, चलिए हम देखते हैं हमारा जो है दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी कौन सी जगह है मतलब जहां पर जो है कुओं से जो है घर के मतलब घरों से जो है कुएं के स्थल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो है कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं, तो जो है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हुए हैं, मोहनजोदड़ो से जो है ये मिले हुए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए किस किस एग्जाम में जो है आए हुए वो भी साथ में चीजें दी हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में कुआं होता था। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान था जहां पर जो है हर एक घर में, हर एक मकान में या घर में जो होता है कुआं था। ठीक है, हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए हैं, जबकि चन्होदड़ो में मात्र 2 ही कुएं पाए हैं। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में कितने कुएं पाए गए हैं या 6, तो वहां पर ऑप्शन हो जाए 6, और मात्र 2 कुएं कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो चन्होदड़ो यहाँ पर हम ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, सैंधव नगरों में स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई एवं चौड़ाई और मोटाई जो है, मतलब लंबाई इनकी 4 थी, 4:2:1 थी। ठीक है, ये अनुपात इनका मिला है। पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जिनकी पूछने के चांसेस नहीं होते, ये अंदर से पूछा जाता है। ठीक है बाबू,
तो सैंधव नगरों में स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात जो है 4:2:1 के अनुपात में मिला है। हड़प्पा में 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की खोज 1921-22 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, अब पूछा जा सकता है हड़प्पा के 6 विकसित नगरों की खोज जो है उसमें से जो है मोहनजोदड़ो, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो की खोज कब और किस सन में की गई, कब और किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में 1921-22 में राखल दास बनर्जी जी ने जो है मोहनजोदड़ो की जो है खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट भाई, आंसर तो पहले ही मैंने इसमें का दिखा दिया। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा। कौन करता है बाबू? मांडा जो है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का जो है निर्धारण करता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं किस किस एग्जाम में आया होगा, ये भी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में जो है कुछ और एडिशनल जो है फैक्ट। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा मांडा नामक हड़प्पीय स्थल स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूछा जा सकता है मांडा कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकेंगेडोर जो है ये पाकिस्तान में। देखो बाबू, इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, मैं फिर भी बता रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा नामक हड़प्पीय स्थल में है। ठीक है, मांडा में। उत्तरी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? मांडा से प्रारंभ होती है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जबकि पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। दक्षिणी सीमा क्या है? दैमाबाद है जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, एवं पश्चिमी सीमा हमारे क्या है? सुतकांगेडोर है। ठीक है, सुतकेंगेडोर कागेंडोर है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे हम देखते हैं। 1 मिनट रुकना। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? हड़प्पी, एक सेकंड, चौथा प्रश्न हमारा क्या है? हड़प्पी पुरा स्थल बनावली किस नदी पर है? हड़प्पी स्थल जो बनावली है वह किस नदी पर स्थित है? तो रंगोई नदी पर जो है हड़प्पी स्थल जो है बनावली जो है वो रंगोई जो है नदी के तट पर या नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, हड़प्पी पुरा स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। पूछा जा सकता है कि 1 मिनट, माइक ऑन है ना? हाँ भाई, ठीक। पूछा जा सकता है हड़प्पी पुरा स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी पर स्थित है, इसका उत्खनन किसने करवाया था? किसका? बनावली का। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, घग्गर नदी पर कालीबंगा, ठीक है, 1 मिनट रुको, घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, सतलज नदी पर रोपड़ पुरा स्थल स्थित है। जबकि चौतांग नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी जो है मौसमी नदी है, तो चैतांग हरियाणा में जो की है। और पूछा जा सकता है वो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यमुना की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कि एक मौसमी नदी है, तो चैतांग जो है हरियाणा राज्य में एक ऐसी मौसमी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, घग्गर नदी पर कालीबंगा, राखीगढ़ी, सतलज नदी पर क्या है? रोपड़ जो है स्थित है। कालीबंगा और राखीगढ़ी कहाँ पर है? घग्गर नदी पर। और सतलज नदी कहाँ पर है? सतलज नदी पर कौन सा स्थल है? रोपड़ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसमें ये मत सोचो भाई इतना तेज तू खत्म कर दे रहा है, आगे क्या ही करवाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का जो है मध्यकालीन भारत फिर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का फिर आधुनिक भारत हो जाएगा। मतलब ऐसे ही प्रश्न मैं करवाते रहूंगा जो कि PYQs हैं आप लोग, ठीक है, एग्जाम में आए होंगे। तो आगे चलकर जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाया जाए भाई, ये मत सोचना कि कुछ चीज़ें आप लोगों को छोड़ी जाएंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की हर एक चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आप वैदिक सभ्यता में। ठीक है,
ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? एक सेकंड। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, ऋग्वेद में जो है पूछा गया कितने सूक्त हैं। अभी ये शायद मुझे जहां तक लग रहा है आया हुआ था, हाँ यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में शायद आया हुआ था 7 तारीख की पहली शिफ्ट वाले में। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 1017 ये आया हुआ था, कुछ ऐसे ही था, ऋग्वेद से आया हुआ था, मुझे इतना श्योरली याद नहीं, लेकिन ऋग्वेद से आया हुआ था। ऐसे ही सूक्त या फिर मंत्र वगैरह कुछ पूछा था, सूक्त ही मंत्र होता है। ठीक है, हाँ हाँ, कुल मिलाकर 1028, उसमें 1028 ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, हाँ यही था, कंफर्म यही था, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में आया हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1017 ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए जो है ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ। ठीक है, ऋग्वेद में 1017 जो है साकल सूक्त थे। ये जो है यूपी पीसीएस हाईयर में जो है आया हुआ था 2019 में। तो इसने प्रश्न ही गलत पूछा था। ठीक है, इसने प्रश्न जो है गलत पूछा था, क्योंकि उसमें अगर साकल सूक्त पूछता तो हम लगाते 1017, लेकिन इसने साकल सूक्त ना पूछकर जो है पूछ लिया था कितने सूक्त है, तो ये यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है बाबू, तो ऋग्वेद में 1017 साकल सूक्त हैं, 1017 क्या है साकल सूक्त है, और 11 बाल खिल्ले सूक्त को मिलाकर जो है कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन है, 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया था। 10वां जो हमारा इसमें जो है मंडल था वो सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, 2 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन थे, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, ऋग्वेद में साकल सूक्त कितने थे? 1017, 11 बाल खिल्ले सूक्त थे, जिसे मिलाकर कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, किसमें? तो इसी में। ठीक है बाबू, ऋग्वेद में। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में विवाह में कितने प्रकार के थे? प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के थे? तो 8 प्रकार के जो है विवाह थे। कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के विवाह थे। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे बाबू? 8 प्रकार थे। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। ये कब आया था? यूपीपीसीएस हायर 30/21 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह संस्कारों का उल्लेख हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जो कि निम्न है: ब्रह्म विवाह, आर्ष देव विवाह, फिर दूसरा आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इसके बारे में जो है आप लोग जो सोच रहे होंगे भाई ब्रह्म विवाह क्या है, आर्ष विवाह क्या है, असुर विवाह क्या है, राक्षस विवाह, देव विवाह क्या है, प्रजापत्य विवाह क्या है, गंधर्व विवाह, पैशाच क्या है, वो आप लोग को थ्योरी में कंप्लीट कराई जाती है। ये क्वेश्चन सीरीज मतलब आपको इतना जानना है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में इसको बेहतरीन तरीके से मैं खुद ही आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से पीडीएफ से बाकायदा हम लोग अब पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। ठीक है, कालक्रम के अनुसार जो है चयन करना है हमें। चलिए देखते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ये हमारा जो है प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार हमें जो है इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला है वेद, 1 मिनट रुक जाओ भाई, पहला है वेद, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा है उपनिषद, 5वां है वेदांत। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हो उसके हिसाब से आप लोग करिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनको जो है कालक्रम के अनुसार जो है वह हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, वेद कब आया, ब्राह्मण कब आया, अब ब्राह्मण ग्रंथ कब आया, आरण्यक कब आया, उपनिषद कब आया, वेदांत क्या है, इसके हिसाब से हमें जो है करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट नंबर पर वेद आया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर वेद आया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमारा वेद आया, और जो है उसके बाद क्या आया हमारा, 1 सेकेंड, हाँ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है हमारा, उसके बाद क्या आया, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आया, ब्राह्मण ग्रंथ आया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर
अरण्यक आया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आया? अरण्यक आया हुआ है। चौथे नंबर पर क्या आया हुआ है? उपनिषद। चौथे नंबर पर क्या आया हुआ है? उपनिषद आया हुआ है। पांचवें पे क्या आया हुआ है? वेदांग आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारा इस हिसाब से 1 3 2 1 3 2 4 1 3 2 4 5, इसी में बी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाता है। सबसे पहले क्या आया? वेद आया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक आया, फिर उपनिषद आया, फिर वेदांग आया। ठीक है बाबू, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट या बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसका संकलन महर्षि कृतद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया था। जिसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? महर्षि कृतद्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ है ज्ञान। इनमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 प्रकार के ही वेद है हमारे। ठीक है बाबू, चलिए अब इन वेदों को जो है हम देख लेते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल 1028 जो है श्लोक या सूक्त हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत चातुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। जो हमारा जो चातुर्वर्ण का मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर कर्म आधारित था। वर्ण मतलब वर्ण आधारित नहीं था, ये कर्म आधारित था। मतलब जो जैसा काम करेगा वो वैसा रहेगा। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के, मतलब चारों वर्ण के व्यक्ति जो है एक ही प्रकार के घर में रह सकते थे। मतलब ऐसा था जैसे पिता कुछ और कर रहा है, पुत्र और कुछ कर रहा है, माता कुछ और कर रही है और बहन जो है कुछ और कर रही है। अगर वो चारों 4 प्रकार के कार्य करते हैं तो वो जो है उस हिसाब से थे कि कार्य के हिसाब से थे। लेकिन उसके बाद इन्हीं के बाद जो है ऋग्वेद के बाद ही कुरीतियां फैलने चालू हुई थी। ठीक है, इसी के तृतीय मंडल में सूर्य को समर्पित जो है गायत्री मंत्र जो है उल्लेख है। सूर्य को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो तृतीय मंडल में ऋग्वेद के जो है उल्लेखित है। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो है यज्ञ के विधि विधान की चर्चा मिलती है। इसमें जो है यज्ञ के विधि विधान की चर्चा मिलती है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद, इसमें क्या है? विधि विधान की जो है, यज्ञ के विधि विधान की जो है चर्चा मिलती है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, सामवेद क्या है? इसमें जो है भारतीय संगीत के स्रोत हैं। सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत के जो है स्रोत है। अथर्ववेद में क्या है? रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, जादू टोना का वर्णन है। मतलब एक प्रकार से ये मेडिसिन रूप में काम करता था। अथर्ववेद जो है मेडिसिन था, समझ लो भाई। जादू टोना, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, ठीक है, और जादू टोने का जो है इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। सामवेद में क्या है? संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ की चर्चा मिलती है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब चलिए हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना थी वही क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के कौशिकी व ऐत्रेय, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के पंचविश जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय, अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद के कौन कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ? कौशिकी, ऐत्रेय, ठीक है। यजुर्वेद के कौन से हैं? तैत्तिरीय व शतपथ। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद के पंचविश तथा जैमिनीय है। अथर्ववेद के कौन है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बाबू, अब बचा अरण्यक, उपनिषद, फिर वेदांग आ जाएगा। ठीक है, अब अरण्यक क्या देखते हैं। ये क्या? ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। यह दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। अरण्यक क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें क्या क्या मिलता है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म की क्या मिलती है? चर्चाएं मिलती है। उपनिषद क्या है? उपनिषद की संख्या 108 मानी जाती है। जो उपनिषद वास्तव में उनकी संख्या कितनी है? 108 है। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये वैदिक साहित्य जो था ये जो है इसका अंतिम भाग था। उपनिषद जो है इनकी संख्या कितनी है? 108 है। ये वैदिक साहित्य के क्या है? अंतिम भाग है तथा इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांग क्या होता है?
वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना की हुई थी अर्थ का जो है, वेदों का अर्थ सही सुचारू रूप से जानने के लिए, और क्या, इनका अर्थ जो है सुचारू रूप से जानने के लिए, और क्या, सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष है। ठीक है बाबू, इतनी चीजें जो है इसमें है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? संस्कृत में जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी वह किसने लिखी थी? ठीक है बाबू, किसने लिखी थी? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पाणिनि ने। किसने लिखी थी? पाणिनि जी ने जो है संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक को किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली हम देख लेते हैं। संस्कृत के में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। देखो इसको सही से समझो। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी से क्या क्या चीजें पढ़ती है? मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, मतलब मौर्य काल जब आया था उसके पहले की जितनी चीजें थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किससे? पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी से। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। भाई अभी बताया था गायत्री मंत्र किसमें है, तो आप लोग एकदम छिछो, मतलब क्या ही बताऊं, क्या ही एकदम मार दो भाई, छक्का मार दो एकदम। ऋग्वेद। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कुछ और जुबान से निकल जाती भाई। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में अंतर्विष्ट। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंड में समाहित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था। यह सूर्य को समर्पित है। जिसकी रचना जो है किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य को समर्पित है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है? सॉरी, 10वां प्रश्न, सात सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सात सहस्री संहिता जो थी वह जो है उपनाम जो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? महाभारत। एक मिनट रुकना। महाभारत, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा महाभारत हो जाएगा। ठीक है, सात सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का जो है सात सहस्री संहिता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य। इसे जय संहिता, सात सहस्री संहिता आदि उपनामों से जाना जाता है। जय संहिता भी महाभारत को ही जाना जाता है। महाभारत का ही दूसरा नाम जय संहिता है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी माने जाते हैं। लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से जो है मिलाना है। ठीक है भाई, लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से मिलाना है भाई, लिस्ट 1 को। ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, आप लोग मिलाइए पहले। मैं तो मिला ही रहा हूँ भाई। ऋग्वेद, ऋग्वेद कौशिकी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। ऋग्वेद कौशिकी में चला गया। यजुर्वेद क्या है? सतपथ। यजुर्वेद का सतपथ में चला जाएगा। यजुर्वेद कहाँ चला गया? सतपथ का। सामवेद में
25 और क्या है सामवेद में 25 है और क्या है ब्राह्मण, सामवेद 25 ब्राह्मण, ठीक है। और जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद अब एक ही बचा है भाई, कहाँ पर, गोपथ में, ठीक है। ऋग्वेद का कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का 25 ब्राह्मण और अथर्ववेद का जो है गोपथ ब्राह्मण। ये चीजें आप लोग जो है मिला लीजिएगा। अब इसी के हिसाब से जो कोड दिया हुआ है तो इसको मैं क्या ही मिलवाऊँ, ठीक है भाई। इस हिसाब से जो है हमारा जो है आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। वो पहले से मैंने अपलोड कर रखी है, मैं उसको जो है डेली एक बार ही अपलोड करूंगा, क्लास जब डालूंगा उसके बाद एक बार पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। या तो कहोगे जो जो जितना जितना पढ़ाऊंगा उतना उतना काट काट के जो है पढ़ा, मतलब आप लोगों को बताता रहूंगा, उतना उतना काट काट के भेजता रहूंगा, ठीक है। नचिकेता आख्यान, एक मिनट, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद, कठोपनिषद जो होता है इसमें जो है नचिकेता आख्यान जो है मिलता है हमारा। कठोपनिषद में जो है, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान जो है उपनिषद मिलता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद के में मिलता है। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान जो है कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, ठीक है। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया, ठीक है। समसामयिक शासकों को किसने पराजित किया था तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी, भृगु ने। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था? तो भृगु ने। किसने किया था? भृगु ने किया था। अब इसके बारे में एडिशनल फैक्ट जान लो बाबू। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया। भाई देख लो भाई, पौराणिक मान्यता के अनुसार पर मतलब इन्होंने क्षत्रियों को जो है खत्म ही कर दिया था महर्षि जो है परशुराम ने, ठीक है। 21 बार खत्म किया था और ब्राह्मणों को पूरी की पूरी भूमि जो है दान में दे दी थी। लेकिन भाई फिर भी जो है अभी भी समझ लो एक प्रकार से वही हो रहा है, बस दिखाया नहीं जा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, ठीक है भाई। और क्या है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? तो अष्टक भी कहा जाता है। ये दोनों के दोनों जो हमारे कथन जो है वह सत्य हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं, ठीक है। संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य विभाजन अष्टक 8 अध्याय 64 वग्र 2112 अष्टक अध्याय, अष्टक मतलब 8 है, विभाजन जो है 8 है, अध्याय जो है 64 है, वग्र जो है 2112 है और मंत्र कितना है? 1552 के रूप में किया गया। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 117 है। यदि बाल खिल्य या परिशिष्ट को भी जोड़ दिया जाए तो सूक्तों की संख्या 1028 है। कितनी है? 1028। वही प्रश्न देखो मैंने पहले बताया था, इसमें अधूरा प्रश्न दिया हुआ था तो वो चीजें वहां पर 1017 सही हो जाती है, ठीक है। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 खंडों में व्यक्त किया गया जिसमें मंडल कहते हैं। जो 10 खंडों में व्यक्त है उसे मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन भी किया गया है, अष्टक जो कि 8 है, अध्याय जो कि 64 है, वग्र जो है 2112 है, मंत्र जो है 1552 है। सॉरी 10,552, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। अरे बाबा मेरी जीवान फिसल गई।
1552 जो है के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017 है। यदि बाल खिल्य या परिशिष्ट को भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1028 हो जाएगी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को में कहा गया कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता है? भाई संस्कृत भाषा नहीं बोल पाओगे तो मलेच्छ कहा जाएगा। ठीक है, ये किसमें कहा गया? शतपथ ग्रंथ में। ठीक है, शतपथ ग्रंथ में जो संस्कृत नहीं बोल पाते थे, शतपथ ब्राह्मण में, सॉरी, ठीक है, मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है, शुक्ल यजुर, एक मिनट भाई ये कैसे चला गया? शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते हैं उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के दो रूप थे, मूर्त अमूर्त। इन्हें यत तत् अर्थात सत्य असत्य भी कहा जाता था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म कितने रूप में थे? तो दो रूप में थे। कौन कौन से? मूर्त अमूर्त। इन्हें और क्या कहा जाता है? यत तत्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यत का मतलब सत्य, तत्य का मतलब असत्य। ठीक है, ये होता था। ठीक है बाबू, तो ये आज आप लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। अब आगे जो है हमारा बचेगा, एक मिनट, हाँ, आगे जो है ब्राह्मण, इनके बारे में बौद्ध जैन भागवत शैव एवं धार्मिक आंदोलन बचेंगे। ये जो है आप लोगों की कल क्लासेस स्टार्ट की जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोगों को अब कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। कल के लिए आप लोग जो है बाबू एकदम रेडी रहिए। कल फिर आप लोग को इसी फॉर्मेट में रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर अपलोड कर दी गई है पहले से ही, तो आप लोग वहां से जाकर, मतलब बहुत सारे पीडीएफ है भाई आप लोगों को पढ़ने के लिए। कोई भी टीचर हो सबके पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग वहां से जाकर जो है डाउनलोड करिए, आराम से बेहतरीन पढ़िए, तैयारी बेहतरीन करिए। थैंक यू सो मच।